नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस्ती को बड़ी सौगात देते हुए सरस्वती विद्या मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद जब सरकारें फेल हुई तो आरएसएस ने मोर्चा संभाला। सीएम योगी ने इतिहास बताते हुए कहा कि आरएसएस के प्रचारक के रूप में नानाजी देशमुख के नेतृत्व में गोरखपुर में सरस्वती शिशु मंदिर की पहली शाखा स्थापित की गई। यह गोरक्ष प्रांत इसलिए सौभाग्यशाली है कि उसे विद्या भारती के शिक्षण संस्थानों का गौरव प्राप्त हुआ है। पहले उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य माना जाता था, लेकिन आज विकास की राह पर चल रहा उत्तर प्रदेश एक नजीर बना हुआ है। यह देश 1947 में स्वतंत्र होता है, लेकिन 1947 में स्वतंत्र होने के बाद जिन कारणों से देश स्वतंत्र हुआ था, उन कारकों का समाधान करने, फिर से देश गुलाम न होने पाए, इसके लिए स्वतंत्र भारत ने तत्काल कोई भी उपचारात्मक उपाय नहीं किए। और इन्हीं विसंगतियों को दूर करने के लिए तत्कालीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में सरदेव नानाजी देशमुख के नेतृत्व में इसी गोरक्ष प्रांत के गोरखपुर में बाराबंकी में रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में एबीवीपी के छात्रों पर आखिर क्यों लाठीचार्ज हुआ, इसमें किसकी गलती थी और क्या कार्रवाई की गई, इसे लेकर हमारे संवाददाता अनुप सिंह ने उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि इस पूरे प्रकरण पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। साथ ही नकेल कसने के लिए हर जिले में एक कमेटी गठित की जाएगी। रिपोर्ट देखिए। बाराबंकी रामस्वरूप विश्वविद्यालय का मामला लगभग शांत हो चुका है। मामला क्यों हुआ, कैसे हुआ, तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हैं। सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया। आप मेडिकल कॉलेज गए, बच्चों से बातचीत किया और आपके लगातार बयान आए, स्कूल प्रशासन के खिलाफ आते रहे कि वहां पर गलत हुआ है। तमाम अनियमितताएं भी यूनिवर्सिटी में देखने को मिली हैं। ये सब अनियमितताएं कैसे पनप रही थी और अभी तक विभाग का ध्यान वहां तक पहुंचा नहीं था? देखिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का कुछ विडंबना है कि जो सिस्टम बना हुआ है शुरू से ही, वो ऐसा है कि एक स्टेट के अंदर अलग स्टेट जैसी हो जाती हैं। हालांकि अब उनको ठीक करने के प्रयास चल रहे हैं और इतने दिनों से उस पर ध्यान नहीं दिया गया था जब से शुरुआत हुई है। उसी के तहत ये रामस्वरूप जो विश्वविद्यालय था, इसमें गड़बड़ियाँ हुई। गड़बड़ियाँ को जब संज्ञान में आया तो मेरी खुद वहाँ की रजिस्ट्रार हैं, कोई महिला है, उनसे फ़ोन पर बात भी हुई थी कि कोई भी एडमिशन बिना अप्रूवल के मत लीजिएगा, लेकिन उन्होंने लिया और उसका आक्रोश छात्रों में हुआ। छात्र जब अपनी बात करने या रखने विश्वविद्यालय प्रशासन के पास गए तो विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कुछ असामाजिक तत्व बुला लिए गए जो स्थानीय थे। उन लोगों में और के द्वारा टकराव कराया गया। टकराव होने की स्थिति में फिर पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई। तो तुरंत मैं तो माननीय योगी जी का बहुत ही संवेदनशीलता का साधुवाद देना चाहूँगा कि तुरंत उन्होंने पहले तो उन लाठीचार्ज करने वाले अधिकारियों को दंडित किया, यानी सस्पेंड किया। फिर एक मंडलायुक्त के नेतृत्व में टीम गठित की और हम लोगों को निर्देशित किया कि एक एफआईआर करानी चाहिए जिन लोगों ने बिना अनुमति के एडमिशन्स लिए हैं, तो वो एफआईआर भी कराई गई। उसके बाद उनका इलाज का समुचित प्रबंध किया गया सरकार के द्वारा और एक योगी जी ने एक वो गठित कर दी है कमेटी हर जिले में कि कोई भी विश्वविद्यालय या स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालय महाविद्यालय ऐसा रिपीटिशन ना हो, उसके लिए कमेटी
गठित की गई है, जिसकी निगरानी मंडलायुक्त करेंगे स्थानीय लेवल पर, और एक एजुकेशन विभाग का वरिष्ठ अधिकारी, एक पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी, एक प्रशासन एक वरिष्ठ अधिकारी, ये उस कमेटी में होगा। और वो कमेटी ये देखेगी, एफिडेविट लेगी हर विश्वविद्यालय महाविद्यालय से कि कौन कौन से कोर्स उनके यहाँ पर अप्रूव्ड हैं और उनमें कितने छात्रों के एडमिशन की अप्रूवल है, वो सब डिटेलिंग मिलेगी। अगर उससे विपरीत कोई परिस्थिति पाई जाएगी तो वो दंडित होगा। ये तो हम लोग आपने सीख लिया इस पे एक आगे की कार्रवाई, लेकिन वहां पर जो लोग थे, बाहरी लोग थे, हुड़दंगी थे, किसने बुलाया थे? जैसा कि प्रतीत होता है और छात्रों की शिकायत भी है कि वो विश्वविद्यालय प्रशासन ने बुलाए थे, वरना उनका क्या इंटरेस्ट था? ये कॉमन सेंस की बात है कि वो क्यों डंडा और लाठी लेकर छात्रों पर टूटे। कहीं ना कहीं वो छात्रों की तरफ से तो होंगे ही नहीं, जब छात्रों पर टूटे दूसरे पक्ष से होंगे। दूसरा पक्ष सामने विश्वविद्यालय प्रशासन ही है। कुछ अनियमितताएं भी मिली हैं विश्वविद्यालय में, यहाँ तक कि कुछ अवैध जमीन भी मिली है, उस पर कब्जा किए हुए थे, बुलडोजर भी चल चुका है। मंडलायुक्त की जांच चल रही है, बाकी सघन जांच चल रही है, और प्राइमा फेसिया में जो दिखा कि अवैध रूप से एक ज़मीन पर कब्जा किया गया और उस पर कुछ निर्माण किया गया, तो वहाँ बुलडोजर चल के उस निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया और उस ज़मीन से, जो कि ग्राम सभा की ज़मीन थी, उसे मुक्त करा दिया गया है। आगरा क्षेत्र में इस समय बहुत बारिश का प्रकोप है, यमुना जी अपने चरम पर हैं, तमाम वहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कल एक दीवार भी गिर गई थी। यमुना जी का प्रकोप आगरा नहीं, जहाँ जहाँ यमुना जी वहीं है, बल्कि हर आज नदी उफान पर है, तो उसमें यमुना जी आगरा से निकलती हैं, तो वहाँ पर भी निश्चित रूप से है, लेकिन अभी खतरे के निशान से नीचे है। इसके बावजूद भी मैं जब अभी 3-4 दिन पहले आगरा गया था, तो मैंने जिलाधिकारी और उनके सहयोगी अधिकारियों को, नगर निगम के अधिकारियों को और अपने क्षेत्रीय नागरिकों को एक बुला के कंबाइंड मीटिंग ली थी। उसमें प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इस नीति पर मैंने वहाँ पर निर्देशित किया। तीनों जो बॉडी थी, यानी नगर निगम की, जिला प्रशासन की और नागरिकों की, और नागरिकों को ये बताया कि किस तरीके से अपने कीमती सामान को ऐसा सुरक्षित रखें कि बाय द वे खतरे के निशान से ऊपर पानी आता है तो उनको कैसे लेकर निकलें, और जो सामान है उसको कहाँ सुरक्षित रखें। और वहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं कि जहाँ पर अगर बाढ़ बढ़ती है तो कहाँ पे लोग अपना शेल्टर होम ले सकते हैं, तो शेल्टर होम की व्यवस्था की गई है। बाकी जब उनके खाने पीने की व्यवस्थाओं का भी इंतजामात पहले से सोच लिए गए हैं, तो अभी तो ऐसा कोई वहाँ खतरा है नहीं। लेकिन एक बल्केश्वर कॉलोनी में लक्ष्मी नारायण मंदिर है, उसकी दीवार जो यमुना के किनारे थी वो ढह गई, ईश्वरी कृपा से जनहानि नहीं हुई उसमें कोई। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कि रामस्वरूप यूनिवर्सिटी की घटना के बाद उत्तर प्रदेश में जिलों में एक कमेटी गठित की जाएगी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों पर नकेल कसेगी और उनके एडमिशन से लगाकर वहां की व्यवस्थाओं पर ध्यान देगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। रायबरेली सांसद और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर विचाराधीन मानहानि के केस में आज गवाह अनिल मिश्र की गवाही कोर्ट में दर्ज की गई। याची के वकील संतोष पांडे ने बताया कि राहुल गांधी के वकील केपी शुक्ल ने गवाह से आंशिक जिरह की थी। एमपीएमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने मुकदमे में शेष साक्ष्य के लिए 23 सितंबर की तारीख नियत की है। आपको बता दें कि साल 2018 में एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। वहीं बयान से खुद को आहत बताते हुए बीजेपी नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। जिले में एमपीएमएलए कोर्ट बनने के बाद सुनवाई में तेजी आई और कोर्ट ने राहुल गांधी को विचारण के लिए 27 नवंबर 2023 को तलब कर लिया। समन मिलने पर राहुल गांधी 20 फरवरी 2024 को कोर्ट में हाजिर हुए। इस दौरान कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा किया था। वहीं 25 जुलाई 2024 को फिर हाजिर हुए राहुल गांधी ने आरोपों से इनकार कर ट्रायल की मांग की थी। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बहराइच से आपको बता रहे, नेपाल में प्रदर्शन की आंच बहराइच तक पहुंच गई। नेपाल में हिंसा के बाद भारतीय सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपालगंज में वाहनों की एंट्री पर
रोक लगा दी गई। वहीं लोगों से प्रशासन ने अपील की है कि नेपाल न जाएं। पुलिस और एसएसबी द्वारा अपील की जा रही है। बहराइच से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पुलिस और एसएसबी की ओर से लोगों को नेपाल न जाने की अपील की जा रही है। कानपुर मेयर प्रमिला पांडे ने मेट्रो ऑफिसर को खींचकर पानी से भरे गड्ढे में धक्का दे दिया और कहा कि अब समझ में आया, पूरे शहर को नरक बना दिया है, जनता रोज इस समस्या से जूझ रही है। वहीं मेयर को गुस्से में देख मेट्रो के अफसर और ठेकेदार भाग खड़े हुए। इस दौरान नगर आयुक्त सुधीर कुमार भी मौजूद नजर आए। दरअसल प्रमिला पांडे जलभराव की शिकायत पर गोविंद नगर पहुंची थी, जहां उन्होंने मौके पर मेट्रो के अफसर और ठेकेदार को बुलाया। वहीं महापौर की मेट्रो के अफसरों से बहस होने लगी, तभी उन्होंने एक अफसर को घसीटकर धक्का दे दिया। मेयर प्रमिला पांडे ने बताया कि साउथ सिटी में मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे में मेट्रो की लापरवाही के चलते महीनों से करीब 300 मीटर सीवर लाइन टूटी हुई है। इससे करीब 8 वार्ड यानी लाखों की आबादी वाला साउथ सिटी प्रभावित है। नशे का सेवन किसी की भी जान ले सकता है। कुछ ऐसा ही नजारा अब तक लखनऊ के औमऊ ग्राम पंचायत में भी देखने को मिला है, जहां कच्ची शराब के सेवन से कई लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं अब ग्रामीण और पुलिस प्रशासन के सहयोग से नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत गांव के गली गली में पोस्टर लगाए गए हैं और लोगों से नशे से दूर रहने की अपील की गई है। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर की एक खास रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के राजधानी मलिहाबाद क्षेत्र में माल ब्लॉक के अंतर्गत औमऊ गांव आता है, जो गांव में नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, जो गांव में गली गली में बोर्ड लग चुका है। आप देख सकते हैं, नशा मुक्ति अभियान ग्राम पंचायत औमऊ माल में कच्ची शराब छोड़ो जीवन ही राह मोड़ो, ये सब चल रहा है। यहाँ पे जो है कच्ची शराब को लेकर के कितने बच्चे यहाँ पे जो है नशा मुक्त कराए गए हैं और काफ़ी दिन से शराब का यहाँ पे कारोबार चल रहा था। कितने लोग यहाँ पे जो है पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरती है। फिर उसके बाद में गांव वालों पुलिस की सहयोग से गांव में बोर्ड लगाया गया है। आइए हम गांव वालों से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम सर्वेश कुमार है। मैं ग्राम पंचायत औमऊ से हूँ। हाँ। आपको बताना चाहेंगे, हम लोगों ने मिलकर के नशा मुक्ति अभियान चलाया है। हाँ। ताकि यहाँ पे जो हमारे ग्राम पंचायत में मैंने देखा है, काफ़ी रेशियो निकाला है। हाँ। कि हमारे ग्राम पंचायत औमऊ में जो कम युवा लोग हैं, जिनकी कम उम्र में ही अल्कोहल के सेवन से इस बार मौत हो जा रही है। मैं नहीं चाहता हूँ कि जो कोई आदमी जो है मरना चाहे, जो बीमार है तो उसकी अलग बात हो गई है। अगर आप अल्कोहल के सेवन से आप लोगों की मृत्यु हो जा रही है तो उसका कारण कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं। हाँ। तो आपसे इसलिए मैंने ये चलाया है नशा मुक्ति अभियान, सभी लोगों ने मिल करके कि शराब जो है, कच्ची शराब पे जो है पाबंद किया जाए, इसको बंद किया जाए, ताकि हमारे जो नौजवान लोग हैं वो अल्कोहल के सेवन से ना मरें। और जो है हम ही सभी लोग, और हमारा इसमें पुलिस प्रशासन भी सहयोग कर रहा है, जो कि हमारे चौकी इंचार्ज राम जीवन सरोज जी और अन्य पुलिस प्रशासन के लोग भी जो है हमारे साथ लगे हुए हैं, ताकि ग्राम पंचायत औमऊ की कच्ची शराब पे जो है पाबंदी की जा सके। और यहाँ पे जो अन्य लोग हैं हमारे साथ में सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ग्राम पंचायत के जितने भी लोग हैं हमारा इस जो है कार्य में सपोर्ट करें, ताकि उनके घर के या किसी अन्य घर के या हमारे भी घर के जो लोग जो है अल्कोहल से मर रहे हैं, उनका जो है तो उनकी डेथ ना हो और वो अपने इच्छा से जो है आगे की ज़िंदगी संवारें, अपने बच्चों की ज़िंदगी। क्या नाम है दादी आपका? सभी को नमस्ते। हमारा नाम सोनी है। हमारे गांव का नाम है ग्राम औमऊ। हाँ। इसमें हमारे औमऊ में 24 समूह चल रहे हैं। ग्राम संगठन के नाम हमारे है शिवजी महिला ग्राम संगठन, इसी में के अध्यक्ष हूँ। हमने ये बात सबसे बताई महिलाओं को कि ये शराब नहीं बनाई है। 10 लाख लगे रुपया एक समूह में है। अपने समूह से पैसा निकालिए, महिलाओं को, बच्चों को बने दीजिए, अपने पति को दीजिए, उनको धंधा कराइए या शराब छोड़ दीजिए। 10 साल के बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो बच्चे जाके शराब पीकर मुक्त हो रहे हैं। जो बड़े आदमी हैं वो शराब पी कर भी अपना खेत घर बेच रहे हैं, वो जाके अपनी महिलाओं को मार रहे हैं, गरिया रहे हैं, रपटा रहे हैं, घर से निकाल रहे हैं। तो ये हमने ये 5-6-7 दिन से आगे बताया, वो नहीं समझा। उसके बाद में हमारे भाई बहन सब साथ में है, उन्हें आगे बढ़ाया, इसलिए हम उनके सबके साथ में हैं। आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पे गांव वासियों ने, जनता जो है यहाँ पे महिलाएं कुछ है जो आपने की पूरी बात बताई कि नशा मुक्ति अभियान क्या है। अब नशा मुक्ति अभियान शुरू हो गया है। मैं चंद्रशेखर, जनता टीवी, लखनऊ।
करेंगे एटा से बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी एटा से सामने। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। अनियंत्रित कार ने ट्रैक्टर में टक्कर मार दी है। वहीं जोरदार टक्कर में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सड़क हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अलीगढ़ से एटा की तरफ कार सवार जा रहे थे, जिस दौरान ये पूरा हादसा पेश आया। पिलुआ थाना क्षेत्र के बाईपास का ये पूरा मामला है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पिलुआ थाना क्षेत्र के बाईपास के पास ये पूरा हादसा पेश आया, जहां तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। के बाद अब मथुरा में भी दवा माफियाओं पर कार्रवाई की मांग उठने लगी है। यूपी फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार आज डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने डीएम को फर्जी दवा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एसोसिएशन अध्यक्ष ने बताया कि मथुरा में कई दवाई कंपनियां नकली दवाएं बनाकर मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही हैं। हमारे संवाददाता प्रेम चतुर्वेदी की एक खास रिपोर्ट देखिए। मथुरा में नकली दवाओं को लेकर हमारे जो एसोसिएशन फार्मासिस्ट एसोसिएशन है आज जिलाधिकारी कार्यालय आए, ज्ञापन दिया है। उनसे जानेंगे कि कुछ क्या मामला है, क्या कारण है। जी, आपका नाम? सर, मेरा नाम शिव कुमार है। मैं अखिल भारतीय फार्मेसी एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मथुरा में नकली दवाओं का व्यापार चल रहा है, क्या मामला है? सर, जैसे कि अभी आपने देखा होगा, पिछले मंथ में अगस्त में आगरा में बहुत सारी नकली दवाइयाँ पाई गई थी। तो उसी कड़ी में यहाँ भी हमें अंदेशा है कि मथुरा में भी नकली दवाइयों का कारोबार बलीपूर्वक चल रहा है, फल फूल रहा है। कहाँ चल रहा है, कुछ जान? सर, ये जैसे कि बॉर्डर के क्षेत्र होते हैं ना, मथुरा का बॉर्डर राजस्थान से भी लग रहा है और हरियाणा से भी लग रहा है। तो आप हरियाणा के बॉर्डर पे जाएंगे तो वहाँ कोसी और इधर हथियान वगैरह पड़ता है, तो वहाँ पे ये कारोबार चल रहा है। आपने इससे पहले कहीं शिकायत की? हाँ, मैंने 1.5 महीने पहले यहाँ पे भी शिकायत की थी। और पिछले 4 जुलाई को मैंने अपना जो असिस्टेंट कमिश्नर है हमारे अतुल उपाध्याय जी, उन्हें डीएलए साहब बोलते हैं, तो उन्हें भी हमने लेटर दिया था मंडल के लिए, पूरे मंडलों के लिए दिया था कि हमारे मंडलों में ये चल रहा है, नारकोटिक्स दवाइयाँ चल रही हैं, अवैध रूप से कंपनियां चल रही हैं, अवैध रूप से नकली दवाइयाँ चल रही हैं, गोरख धंधा चल रहा है, ये तत्काल बंद होना चाहिए। तो आगरा में तो कार्रवाई हुई है, बट मथुरा में मुझे नहीं लगता कि कोई कार्रवाई हुई है। वो यहीं की समस्या बनी हुई है। अच्छा, मथुरा में बिना रजिस्ट्रेशन के मेडिकल चल रहे हैं? जी, आजकल ये एक ट्रेंड चलने लगा है कि जो फार्मासिस्ट होता है, जो फार्मेसी जो एक्ट है 1948, उसमें यही है कि सिर्फ फार्मासिस्ट को मेडिकल लाइसेंस दिया जाता है। अगर होलसेल का लाइसेंस होता है तो उसे अनुभवता के अनुसार, एक्सपीरियंस के अनुसार उसे लाइसेंस दे दिया जाता है होलसेल का। मगर आजकल जो होलसेल वाला भी रिटेल चला रहा है, रिटेल वाला भी होलसेल चला रहा है, और जो मानक के अनुरूप भी नहीं चल रहे हैं, और अनलीगल तरीके से बहुत से हॉस्पिटल ऐसे है, 95% हॉस्पिटल ऐसे जिनमें बिना रजिस्ट्रेशन के मेडिकल चल रहा है, संचालित हो रहा है। और ऐसे निमंग आप अनेकों मेडिकल मिल जाएंगे। आप हर एक क्षेत्र में जाएंगे, कौन सा भी क्षेत्र ले लीजिए, मथुरा का कोई सा भी क्षेत्र ले सकते हैं, वहां पे भी बिना रजिस्ट्रेशन के मेडिकल चल रहा है। जो कि जो लड़का फार्मेसी करके आ रहा है, जो वो मेडिकल नहीं खोल पा रहा, और अनलीगल तरीके से जो मेडिकल चल रहे हैं, उन पर कार्रवाई करने के लिए मांग की जा रही है। डीआई साहब को हमने पहले भी ज्ञापन दिया था अगस्त जुलाई महीने में, तो वो कार्रवाई मुझे नहीं लगता कि हुई है। तो इसलिए मैं आज डीएम साहब के ज्ञापन और हमारा जो पूरा संगठन है वो आया था। अब क्या मांग चाहते हैं? कार्रवाई पूरी नहीं होती है तो कार्रवाई, जब तक कार्रवाई पूरी नहीं होगी, अनलीगल तरीके से मेडिकल चलेंगे, जो भी हमारे आम जन है, मतलब आम जन जो पेशेंट जो होते हैं, अगर उन्हें नकली दवा दी जाएगी तो उनकी किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा, उनके स्वास्थ्य पे इफेक्ट पड़ेगा, तो उन्हें वहां सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। तो अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम आंदोलन करेंगे या फिर हम आगे शिकायत करेंगे। आपने देखा कि अभी एसोसिएशन फार्मासिस्ट के पदाधिकारी हैं, उनसे किस तरीके से बात हुई, और इनका ये मांग है कि कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना होगा कि किस तरीके से डीआई या डीएम का, जो डीएम है, उनकी क्या कार्रवाई कर सकते हैं। जनता टीवी के लिए प्रेम चतुर्वेदी, मथुरा। और इसी बीच रुक रही एक बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने। कौशाम्बी जिले में हाल ही में हुए मुठभेड़ और गिरफ्तारी के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। सरायअकील थाने के किशनपुर अंबरी गांव में बीते दिनों हुए विवाद और गिरफ्तारी मामले में आज सपा नेता बालम महाराज कौशाम्बी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधान के ससुर से मुलाकात की, जिनके बाद साथ मारपीट होने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि प्रधान के पति और देवर को पुलिस ने मुठभेड़ दिखाकर गिरफ्तार किया था। इसको लेकर गांव में नाराजगी है। वहीं सपा नेता ने कहा कि सरकार के दबाव में अधिकारी काम कर रहे हैं। सरकार आती जाती रहती है, लेकिन अन्याय किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीड़ित परिवार को समाजवादी पार्टी हर संभव मदद करेगी। सबसे पहले तो हम अपने परिवार में आए हैं,
जो आदमी हिंदू मुस्लिम करता है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हम वो विचारधारा के हैं। समाजवादी के पुरोधा मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी का नारा दिए तो हम लोग हर समाज के लोग हैं और अपने घर में आए हैं और आश्वासन ये दिए हैं कि हम अपने आला अफसर एसपी कौशाम्बी से मिलेंगे और सारी समस्या उनसे बताएंगे और उनसे 2047 के विकसित भारत के मिशन में उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आगरा कैसा होगा, इसके लिए आगरा में किन किन बदलावों की जरूरत है। इसी मिशन के तहत सीएम एडवाइजरी की टीम आगरा पहुंची थी, जहां विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से चर्चा कर सुझाव मांगे गए। इसके साथ ही पिछले 8 सालों में आगरा में क्या बदलाव आया है, इसकी जानकारी भी हासिल की गई। कमिश्नरेट में हुई इस अहम बैठक में मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार और प्रमुख सचिव भी उपस्थित रहे। तो ये समिति जो है वो 2 दिन के दौरे पे आपके जनपद में आगरा में आई है और महिलाएं, यूथ, जनप्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के, नगर निकायों के, इंडस्ट्रियलिस्ट, व्यापारी, फार्मर्स, ट्रेड यूनियंस के जितने मेंबर्स हैं और हेल्थ सेक्टर, आंगनबाड़ी सेक्टर, ऐसे तमाम सेक्टर्स के जो ग्रासरूट वर्कर्स हैं उनके साथ एक सतत संवाद जो है कल सवेरे से आयोजित किया गया। श्रीनगर में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह को तोड़ने की घटना कश्मीर में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और अन्य नेताओं ने दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक को लगाने की आलोचना की है। इसके बाद अब पूरे देश के लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं आरएसएस की शाखा राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नेता फरीद सबरी द्वारा घटनास्थल पर कट्टरपंथियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से सख्त मांग उठाई गई। हमारे संवाददाता एसएम आमिर की ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय स्वयं संघ की शाखा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ता आज सड़कों पर हैं। बीते दिनों कश्मीर में जो दरगाह पे शिलापट पे जो चिन्ह लगाए गए थे राष्ट्रीय प्रतीक के, उसे तोड़ दिया गया था और जिसके बाद वहां के कई नेताओं ने इस पर टिप्पणी भी की थी, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई है। और हमारे साथ यहाँ फरीद साहब, ये बताइए, आप लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ कश्मीर में जिस तरह से राष्ट्रीय चिन्ह को जो है दरगाह की शिलापट से तोड़ा गया, हटाया गया और वहाँ के नेता भी उसकी मजम्मत कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत शर्मनाक बात है। अगर वहाँ पे हमारे राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान हुआ है तो वहाँ के नेताओं को सीधा इस पे कड़ा संज्ञान लेना चाहिए और वहाँ की जनता के ऊपर इस तरीके की जो अभद्र उन्होंने किया है राष्ट्रीय चिन्ह के साथ, बहुत ही, तो उनको इस पे तुरंत संज्ञान लेके उन जनता के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ना कि वो दूसरी बातें कह रहे हैं। क्योंकि मादे वतन हिंदुस्तान अब पीओके तक जाने वाला है, तो इसी से घबराने के साथ साथ वहाँ की जनता इस तरीके की हरकत कर रही है। अब हम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और मुसलमान जो हिंदुस्तानी मुसलमान है, राष्ट्रवादी मुसलमान, वो इसका कड़ा जवाब देने चाहते हैं और आज उसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सुभाष गिरजाघर पे और हम ये साबित करेंगे कि अगर अब आइंदा भविष्य में कोई भी अगर राष्ट्रीय चिन्ह के साथ खिलवाड़ करता है तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और हिंदुस्तान के जो राष्ट्रवादी मुसलमान है वो कहीं से पीछे हटने वाले नहीं है, बराबर इसका जो है वो जवाब देंगे हम लोग। महबूबा मुफ्ती हो या फिर उनके पीडीपी जो पार्टी के और जो लोग हैं, उनका कहना था कि उस पर नहीं होना चाहिए इस तरह का चिन्ह दरगाह पे, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये फख्र की बात है हम मुसलमानों के लिए। वो दरगाह के बाहर लगा था, उन्होंने सीधा ये बता दिया, बुत परस्ती का मामला उसे दे दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम भी लोग जानकार हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, हम भी लोग जानकार हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो बुत परस्ती का मामला है। उनको विकास जो 4 करोड़ का हुआ है उससे वो घबराने के साथ साथ किस वजह से उन्होंने ये बातें कही। देखिए, कश्मीर में जो घटना हुई है, दरगाह के बाहर शिलापट पे जो चिन्ह था उसे राष्ट्रीय प्रतीक को हटाया गया, तोड़ा गया, जिसके बाद अब राष्ट्रीय मंच उसके कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और हाथों में पोस्टर बैनर लेकर अब सड़कों पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पर हस्तक्षेप कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।